हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ छोटे से टॉपिक पे। तो जनरली आपने देखा होगा जो होम लोन है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो सिक्योर्ड लोन के अंदर कंसिडर होता है। बट और होम लोन को है काफ़ी होम लोन को काफ़ी इजीली प्रोसेस कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसी बात को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो है इसमें है वो है एंड यूज ऑफ द फंड्स। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि होम लोन जो है उसके दो तीन पर्पसेस होते हैं। एक, या तो आप कोई घर या फ्लैट परचेज कर रहे हो तो आपका परचेज उसमें एंड यूज है। देन आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन आपका एंड यूज है। या फिर आप रिपेयर एंड रिनोवेशन कर रहे हैं तो वो आपका होम लोन के अंडर एक एंड यूज है। बट लैब का जो एंड यूज है वो जस्टिफाई करना काफी कठिन हो जाता है, बिकॉज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो एंड यूज हैं वो कहीं से जस्टिफाई नहीं हो पाते। जस्टिफाई से मेरा पर्पज मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट वाइज आप उस पर डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि हाँ जी, फंड्स विल बी यूटिलाइज फॉर सो एंड सो पर्पज। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मैरिज ऑफ अवर डॉटर और हायर स्टडी ऑफ सन और एनीथिंग। बट जो एक्चुअल जो एंड यूज है मॉनेटरी टर्म्स में कि पैसा कहाँ फाइनली यूटिलाइज हुआ, वो ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है लेंडर के लिए। इसलिए वो इस चीज को काफी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ देखता है। बिकॉज आपने जो एक बार प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी और उसके बाद जो पैसा आपने कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर किया, उस फंड्स का उसने कैसे यूटिलाइज किया उसकी मॉनिटरिंग आज तक कोई भी लेंडर नहीं कर पाता है और ना ही उनका कोई ऐसा प्रोसेस भी होता है। बट होम लोन में क्या है कि होम लोन में आपका एंड यूज जो है वो जस्टिफाइड है। बिकॉज अगर आपने परचेज किया तो आपने जो सेलर है उसके अकाउंट में पेमेंट की। अगर आपने उसे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दिया तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हुई वैसे वैसे फाइनेंसर ने आपको पेमेंट ट्रांसफर करी। तो जो फंड्स का यूटिलाइजेशन है उसका एक क्लियर कट और एक सॉलिड एविडेंस है कि जो फंड्स कस्टमर को हमने दिए हैं वो इसी जगह पे यूटिलाइज हुए। बट इसके कंपैरिजन में जो लैब है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में है, वहां पे आप फंड्स को यूटिलाइजेशन का कोई ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं। बिकॉज एक बार जो पेमेंट आपने कस्टमर के अकाउंट में करी उसको उसने कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया वो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। बिकॉज जस्टिफिकेशन अगर हम डॉक्यूमेंट वाइज देखें तो डॉक्यूमेंट वाइज हम एंड यूज लेटर जरूर साइन करवा लेते हैं। बट एंड यूज उसने उस पैसे का कैसे किया उस चीज को हम वेरीफाई नहीं कर पाते, ना ही करते हैं। तो एक तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसीलिए जो फाइनेंसर है वो उसमें काफी कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है। अब आते हैं दूसरा ऐसा क्या पॉइंट है। तो आप देखेंगे जहाँ पे यहाँ पे क्या जो लैब है, लैब आप किसी कस्टमर को देते हैं तो वो प्रॉपर्टी का ऑनर ऑलरेडी होता है। तो बट जो डिफरेंस है इसमें होम लोन में जो बायर है, जो आपका कस्टमर है, वो प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, वो किसी थर्ड बंदे से प्रॉपर्टी ले रहा है। तो यहाँ दो पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, एक सेलर और एक बायर। बट लैब में क्या है कि आपका जो कस्टमर है वो ही सिर्फ इन्वॉल्व है। उसके अगर इंटेंशन फ्रॉड करने के हैं तो वो खुद सोलली उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकता है। बट हाउसिंग लोन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हाउसिंग लोन में आपके दो पार्टियां इन्वॉल्व है, दोनों की वेरिफिकेशन होती है। बिकॉज आपने देखा होगा कि हाउसिंग के केस में जो सेलर वेरिफिकेशन भी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी रिगोरसली इसका प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि सेलर की एफआई भी की जाती है, सेलर के केवाईसी भी लिए जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आपका फंड्स जिसको जाना है वो एक जेन्युइन बंदा है, वो एक जेन्युइन प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और हमारा जो कस्टमर है वो एक जेन्युइन बायर है और वो हमसे उसके लिए लोन लेने जा रहा है और जो पेमेंट है वो उसके रिस्पेक्ट में ही जाने वाली है। बट लैब में ऐसा नहीं है, क्योंकि लैब में जो प्रॉपर्टी ओनर है वो सिंगल एक पर्सन है जो आपसे पैसा लेने आ रहा है अपनी प्रॉपर्टी अगेंस्ट में, और वो उस फंड्स का कैसे यूटिलाइजेशन करने वाला है वो आप नहीं जानते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि जो लैब में जो प्रॉपर्टी है, अगर जनरली आप देखें तो लैब में जो एलटीवी है वो मैक्सिमम जो है 65 से 70% की एलटीवी मार्केट में ऑफर की जाती है। एलटीवी में आपको बता दूं कि लोन अगेंस्ट जो आप जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके अगेंस्ट में कितना लोन देने जा रहे हैं उसको हम एलटीवी बोलते हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज करने वाले हैं उस पर हम 60 से 75% एलटीवी ही देते हैं एज पर लैब प्रोडक्ट। बट हाउसिंग में हम उसे 80-90% कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब हम लाख में किसी प्रॉपर्टी पे 60 या 70 या डिविजन लेके 75% भी कुछ बैंक चले जाते हैं या एनबीएफसी चले जाते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो कहीं स्टक है या उस प्रॉपर्टी का जो यूटिलाइजेशन है वो कस्टमर के लिए डेड है, तो वो उस डेड प्रॉपर्टी को इनकैश कर सकता है, वहां से पैसा
एटलीस्ट 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू वो उस चीज का आपसे निकलवा सकता है, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी का जो वो है मार्केट वैल्यू अगर अच्छे से चेक नहीं किया या उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से चेक नहीं किया तो वो आपके लिए एक रिस्की हो सकता है। सेकंड इसमें आता है कि कई बार आप देखेंगे जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, लैब के केसेस में आपको ये एक चैलेंजेस मिलेगा कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर बंदा लोन लेना चाहता है ताकि वो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास बुक कर पाए। अब लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि अगर 3 भाई हैं और फादर की प्रॉपर्टी थी, फादर की एक्सपायरी हो जाती है और उससे पहले फादर ने प्रॉपर्टी जो है किसी भाई ने चालाकी से उस प्रॉपर्टी पे के पेपर अपने पास रख लिए और उस पे एक नई सेल डीड एग्जीक्यूट करा ली, या फिर फादर ने बायस होके प्रॉपर्टी जो है एक बेटे के नाम पे कर दी और बाकी 2 बेटे ने उस पे ऊपर कोई कोर्ट केस डाल रखा है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। बट चूंकि फादर ने प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे कर दी है और तो आज की डेट में प्रॉपर्टी ओनर जो है बेटा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड होगी, बिकॉज जो अदर 2 ब्रदर्स है उन्होंने उस पर केस किया हुआ है और प्रॉपर्टी का केस जो है कोर्ट में चल रहा है। बट एज ए लेंडर आपको वो कोर्ट केस का आइडिया नहीं है, बिकॉज बेटे को ऐसा लग रहा है कि वो कोर्ट केस हारने वाला है और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जो है ये डिवाइड हो जाएगी और इसमें दोनों ब्रदर का हिस्सा भी आ जाएगा। तो उस केस में वो बेटा जो है उस प्रॉपर्टी पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए काफी ज्यादा डेस्परेटली आपके पास आता है और वो चाहता है कि मैक्सिमम एलटीवी के साथ आपकी उस प्रॉपर्टी पे लोन हो जाए। तो इस टाइप के केसेस में आपको ये देखना होता है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन, इनकम्बरेसमेंट और किसी तरह के लीगल चैलेंजेस से ग्रसित तो नहीं है। तो इस केस में आपको इस टाइप के केसेस मिलते हैं। तो लैब में ये चैलेंज भी अलग होता है, इसीलिए जो लेंडर है वो लैब को काफी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ देखता है। साथ ही साथ अगर लैब में आप देखेंगे जो प्रॉपर्टी की कई बार ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है लाइफ में जो बहुत ही जर्जर कंडीशन में होती है और जो प्रॉपर्टी का लैंड वैल्यू है वो काफी कम है, तो उस कंडीशन में आपका जो बोरोवर है वो चाहता है कि मैक्सिमम फंड्स वहां से असरटेन कर लिया जाए और जो है उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया जाए, बिकॉज उसके लिए वो एक डेड प्रॉपर्टी है। बिकॉज ऑल दो ओनरशिप उसी के पास रहने वाली है बट उससे उसको कोई प्रॉफिट इनकम नहीं आ रहा। अगर मैं एग्जांपल करूं कि मैंने कोई 40 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी है और उस प्रॉपर्टी से मेरे को कोई रेंटल नहीं आ रहा, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस प्रॉपर्टी पे मेरे को लोन हो सकता है करीब 40 लाख का, 70% अप्रोक्स 21-20 लाख रुपए आप मेरे को लोन दे सकता है बैंक। तो मैं चाहूंगा कि उस पर लोन लेके मैं उस 21-20 लाख रुपए को कहीं डिपॉजिट में डाल दूं या फिर कहीं उस पर इंटरेस्ट अर्न कर लूं या उसको शेयर मार्केट में लगा दूं और उससे प्रॉफिट अर्न कर लूं। बट उसकी मार्केट वैल्यू पता चलती है कि लैंड की ही वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू नहीं है। बट उन्होंने आपके वैल्यूअर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके उसकी मार्केट वैल्यू बढ़वा ली और उस पर लोन ले लिया 70%, तो आपके लिए वो एक रिस्की सौदा हो सकता है और इसीलिए लेंडर जो है लैब में इस टाइप की प्रॉपर्टियां को नहीं करना चाहता है। तो इसलिए हमें जब भी लैब फंड करते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि प्रॉपर्टी हमारी कैसी आ रही है, उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन क्या है, वो उसका यूटिलाइजेशन सेल्फ यूज है, रेंटेड प्रॉपर्टी है या फिर वो पार्शली रेंटेड है या मल्टी टेनेंटेड रेंटेड है। मल्टी टेनेंटेड रेंटेड में आपको मैं बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि टेनेंट ने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया होता है, 5-6 टेनेंट बन गए, सबकी साझेदारी हो गई और उन्होंने वो प्रॉपर्टी खाली करने से मना कर दिया। तो इस केस में भी लेंडर जो बोरोवर है वो क्या करता है, वो इस पे लोन ले लेता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो सिक्योर हो जाए और कहीं ना कहीं बैंक भी उसके साइड में आके खड़ा हो जाए कि भैया कल को इसको एग्जीक्यूट खाली कराना हो तो वो किराएदारों को वहां से खाली करवाए और मेरा काम आसान हो जाए। तो इस टाइप के जो इश्यूज हैं वो लैब में होते हैं, इसी वजह से लैब को काफी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ किया जाता है। और जब भी आप एज ए लेंडर या एज ए क्रेडिट अंडरराइटर लैब के केसेस का असेसमेंट करें तो काफी ज्यादा केयरफुल रहें इन सब चीजों से, बिकॉज आपकी जो मेन मेन सिक्योरिटी है वो इसमें प्रॉपर्टी है और कैश फ्लो असेसमेंट है। तो आपका इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए कैश फ्लो और साथ ही साथ आपके कोलेटरल पे। तो गाइस होपफुली ये जो पॉइंट्स है वो कहीं आपको सपोर्ट कर पाएंगे लैब के डिसीजन में, और आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर द डे।